तो अपने आप में बंगाल की कई जगहों पे जो हिंसा हुई उसके बाद से तनाव अभी भी लगातार बरकरार है। इस खबर पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष सुलगता बंगाल, कानून व्यवस्था बेहाल, क्योंकि लगातार यही सवाल उठ रहा है कि बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और क्यों बंगाल सुलग रहा है इस प्रकार की हिंसा को लेकर। इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। सौरभ सिकदर जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा मोहम्मद जीशान टीएमसी के समर्थक हैं, शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। मोहम्मद जीशान, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अब हिंसा का सच धीरे धीरे खुद सामने आ रहा है और जो तमाम पीड़ित लोग हैं वो लगातार अपनी आपबीती सुना रहे हैं। राज्य सरकार या टीएमसी की बात की जाए, लगातार कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करती रही। तो आज भी देखा गया किस तरीके से मीडिया को रोकने का प्रयास किया गया। क्यों आप लोग छुपाना चाहते हैं? देखिए, एक बात मैं आपको एकदम साफ साफ बताना चाहता हूँ। मुर्शिदाबाद की शमशेरगंज में जो घटना घटी है वो बहुत ही शर्मनाक घटना है। और मैं मानता हूँ वहां पे सिर्फ हरगोविंद दास या चंदन दास का खून नहीं किया गया, उस दिन खून हुआ है बंगाल का सेक्युलरिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ आपको। इसलिए जो लोगों ने ये दंगा किया है उन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी, उदाहरणमूलक कार्रवाई होगी, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिया जाएगा, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी व्यक्ति ये करने के पहले 100 बार सोचे। क्योंकि ये बात सिर्फ हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये बात है बंगाल का सेक्युलरिज्म का, हमारे संविधान का। मैं एक बात आपको क्लियरली बताता हूं, गवर्नमेंट अपने तरफ से, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट पूरा कोशिश कर रही है कि सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए। और सिचुएशन अभी कंट्रोल में आ भी गया है, लोग वापस आ रहे हैं अपने घर पे, शांति फिर से देखा जा रहा है, पीस वहां पे आ रहा है। और जो भी घटना घटी है हम उसका निंदा कर रहे हैं। जी जीशान जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जीशान जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और सच में ये जो आपने कहा है यही होना चाहिए और इस पे अमल भी होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे इसी पे सवाल करता हूं कि आप जो कह रहे हैं, जो पीड़ित लोग हैं उनका दर्द बांटने के लिए दीदी गई क्यों नहीं? वो विश्वास पैदा कराने के लिए राज्य का मुखिया उनके बीच क्यों नहीं जा रहा कि आप विश्वास करिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं? वो क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तरफ से एक ओपनली एक बात उन्होंने कहा है कि पहला जो चीज करना पड़ेगा, जो लोग पीड़ित है उन लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो कर रही है, अपने डीजी के तरफ से, एडीजी के तरफ से, पुलिस प्रशासन है, सब हेल्प कर रहे हैं। और जो जो ये घटना घटा है, मैं मानता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत बिलीफ है कि जो दंगा करते हैं ना उन लोगों का कोई जात धर्म नहीं होता है। दंगाई का जात सर, मेरा दूसरा सवाल था जीशान जी, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल दूसरा था आपसे, सवाल मैं फिर से पूछ लेता हूं। जब जरूरत पड़ेगा राइट टाइम पे वो जरूर जाकर उन लोगों से मिलेगी। जो सवाल ये है कि जिस समय आपने कहा ना कि दंगा अपने आप में बंगाल पे कलंक के तरीके से वो किसी ने भी किया, वो सच्चाई बाहर आएगी और ज्यादा बाहर आएगी। लेकिन जिस समय बंगाल के हिंसा के पीड़ितों के साथ दीदी को खड़े होने की जरूरत थी, उस समय वो इमाम लोगों की उस जगह पहुंचती हैं, उस जगह पहुंचती हैं, उनकी बैठक पे पहुंचती हैं। संदेश ये जा रहा है कि साहब आप किसके साथ खड़े हुए हैं और आपकी प्राथमिकता में क्या है। आप पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए नहीं जा सकते, आपके पास समय नहीं है। संदेश ये जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर बताता हूं, क्या संदेश जा रहा है, लोग किस तरह से क्या चीज को कन्वे कर रहे, दिखाना चाह रहे, वो उनका प्रॉब्लम। ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमामों को लेकर जो मीटिंग किया था, उन्होंने साफ वहां पे कहा है कि आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, प्रोटेस्ट के नाम पे वकफ के खिलाफ ऐसा कुछ ना कीजिए जो संविधान अलाउ नहीं करता है। ये भी बहुत जरूरी मैसेज है, ये आपको समझना पड़ेगा। सेकेंडली, ममता बनर्जी पीड़ित के साथ है या नहीं है, वो उनका गवर्नमेंट का जो डिसीजंस लिया गया है, जो लोग खून हुए इस दंगे में, हरगोविंद दास, उनके लड़का चंदन दास, उन लोगों को मुआवजा भी दे जा रहा है। अच्छा जीशान जी, एक चीज और, क्यों राज्यपाल महोदय को जाने से मना करने की वजह क्या थी? ममता दीदी ने क्यों मना किया था? राज्यपाल को पहली बात मना नहीं किया गया था, ममता बनर्जी ने सजेस्ट किया था, एडवाइस किया था कि जब तक सिचुएशन कंट्रोल पे नहीं आ रहा है हम किसी को भी वहां जाकर मिलने के लिए अलाउ इसलिए नहीं कर रहे। अगर एक कोई जाता है फिर दूसरा भी डिमांड करेगा कि हमें भी जाना है, हम क्यों नहीं जा सकते। देखिए, एक बात आपको बहुत अच्छे से समझना है, अगर आप बंगाल का ग्राउंड रिपोर्ट रखते हैं तो लास्ट 1 साल में आप देखिएगा यहाँ के जो बीजेपी नेता है, स्पेशली लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी से शुरू करके सुकांत मजूमदार जो स्टेट के बीजेपी के प्रेसिडेंट है, उन लोगों का स्टेटमेंट जो लास्ट 1 ईयर से हम सुन पा रहे, पूरी कम्युनल बायस स्टेटमेंट आ रहा है। वो लगातार एक कम्युनिटी को पर्टिकुलर। ठीक है, सौरभ सिकदर जी हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता है। सौरभ जी, आरोप ये लग रहा है कि साहब आप लोग कम्युनल राइट्स कराने को भड़काने के लिए बयान दे रहे हैं और ममता दीदी और उनकी सरकार जो भी संभव है वो सारा चीजें कर रही है और वक्त आने पर वो इनसे मिलने भी जाएंगी। जीशान जी, मैं आता हूं, अभी आता हूं, मैं लगातार आपसे ही बात कर रहा हूं, मैं आता हूं आपके पास में। सौरभ जी,
ये तो ऐसा हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कॉन्सिक्वेंसेस देखिए घटना का। इनका एक मंत्री है सिद्दीकुल्ला चौधरी, वो कलकत्ता में खड़ा होकर बोलता है कि पहले हम जिला में खेल दिखाएंगे, उसके बाद कलकत्ता शहर में खेल दिखाएंगे। 50 जगह में कलकत्ता शहर में बैठ जाएंगे, कलकत्ता शहर को बंद कर देंगे। उसके साथ वो ये भी बोलता है कि पहले जिला में दिखाएंगे, फिर कलकत्ता शहर में दिखाएंगे। उसके बाद मुर्शिदाबाद में ये दंगा हो गया। भड़का हुआ कौन दे रहा है? बीजेपी। सिद्दीकुल्ला चौधरी किसके पार्टी का मंत्री है, किसके पार्टी का एमएलए है? बीजेपी के। और ये वाकफ कानून जो लाया गया है, पूरा देश में कहीं पे इसके खिलाफ हिंसा नहीं हुआ। इतने स्टेट में बीजेपी शासन करता है, कुछ कुछ स्टेट में कांग्रेस का भी शासन है, कहीं पे दंगा नहीं हुआ जी। और यहाँ पे बंगाल में ये दंगा हुआ। इसके दो मतलब हो सकता है, या तो ममता बनर्जी एज एडमिनिस्ट्रेटर एकदम फेल्योर है, उसका पुलिस का नेटवर्क फेल्योर है, पुलिस मंत्री भी वही है ना, तो उसको पदत्याग करना चाहिए, इसके लिए फिर इसका जिम्मेदारी उनको लेना चाहिए। या दूसरा है इस पे उसका मदद था, क्योंकि देखिए पूर्व में उसने बार बार बोला है जो गाय दूध दे सकता है मैं उसका लात खाने के लिए तैयार हूं। ऑन कैमरा बोला है, मीडिया में बोला है। तो ये क्या वो दूधेल गाय जो है वो उसको उसके खिलाफ कुछ कह नहीं सकते, इसके लिए नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन बीजेपी की जो तमाम आपकी लीडरशिप है वो भड़काऊ बयान दे रही है, जिसकी वजह से मामला बिगड़ रहा है, जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स होते हुए दिखाई पड़ रहा है। वो ये कह रहा है। भाई साहब किसने भाषण दिया था, किसने भड़काऊ दिया था? शुभेंदु अधिकारी, सुकांता मजूमदार का वो नाम ले रहे हैं आपके सामने। मैं तो सिद्दीकुल्ला चौधरी का नाम भी आपके चैनल पे ओपनली नाम लेकर बोल रहा हूं कि उसने भड़काऊ दिया था। उसका मुस्लिम फेस है पार्टी का, सिद्दीकुल्ला चौधरी मंत्री भी है। तो आज पहले उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई किया जाए? ममता बनर्जी ने क्या उसका निंदा किया था जब उसने ऐसा भाषण दिया था कलकत्ता में खड़ा होकर कि आपको ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं देना चाहिए, इसके लिए दंगा छेड़ सकता है? ठीक है। और जो बार बार शेखर अय्यर जी हमारे साथ में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। 10 सेकंड जी जी। ये बार बार जो इंसाफ का बात कर रहा है, जिशान भाई अभी बोल रहा था, तो ये कौन सी केस में आज तक बंगाल में इंसाफ मिला है? ये 2 दिन पहले आरजीकर में इतना नारकीय घटना हो गया है, उसका सच आज तक सामने नहीं आया। बिल्कुल, उस घटना का अभी मामला तब हुआ जब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। शेखर अय्यर जी शान जी, मैं आता हूं आपके पास में, एक सेकंड। शेखर अय्यर जी हमारे साथ मौजूद है। शेखर जी, सवाल यह है कि वक्फ को लेकर एक तबका है जो विरोध कर रहा है, एक तबका वो भी है जो इसका समर्थन कर रहा है। विरोध तक सीमित है, लेकिन हिंसा हो जाना ये देश भर में नहीं देखने को मिल रहा है, ये बंगाल में ही हुआ। आप क्या बड़ी वजह देख रहे हैं इसके लिए शेखर जी? नहीं, लगातार वहां जो परिस्थिति है पश्चिम बंगाल में, और खास करके तृणमूल कांग्रेस जो सत्ताधारी पार्टी है, पार्टी के अंदर भी बहुत कुछ चीजें चल रही है। वहां पे 2 गुट है, 3 गुट है, आपस में भी बहुत लड़ाई हो रही है, क्लैशेस हो रही है। लगातार वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत चिंता कई लोगों ने जताई है। तृणमूल के लोग भी जानते हैं कि किस तरह वहां पे हर जिला में, क्योंकि विपक्ष का उतना भूमिका नहीं है जो तृणमूल कांग्रेस के अंदर तो चल रहा है, पहले बात है। दूसरी बात, ममता जी स्वयं कहा कि जब बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं कर रहे हैं तब आप किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो, करके उन्होंने भी ये बात बताई। और तीसरी बात, जो भी षड्यंत्र की आज बात हो रही है कि कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि राजनीति एक तरफ है, दूसरी जो पीड़ित लोगों के साथ जो आपके रिपोर्टर्स बात किए, उनकी बातों से क्या लग रहा है कोई एक सिस्टमेटिक तरीके से ये अटैक हुआ है। ये दंगे नहीं है, दंगे में 2 ग्रुप होते हैं। यहाँ पे सिस्टमेटिकली एक कम्युनिटी को, जो विक्टिम्स है एक ही कम्युनिटी के, अटैकर्स कौन है हम जानते नहीं है, लेकिन जितना डैमेज हुआ है, जो लोग वहां से पलायन हुए हैं, वो उनका डर यही है भाई हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं और बांग्लादेश से और लोग आके बसाना चाहते हैं जी। तो अब सवाल आता है बसाना कौन चाहता है? ये अगली साल चुनाव से क्या जुड़ा हुआ है? ये वोट बैंक पॉलिटिक्स बंगाल में क्या है? ममता क्यों ये है कि कार्रवाई करने में डिले क्यों हो रही है? क्या इसी से डर रहे हैं कि उनकी जो पार्टी की जो मेन सपोर्ट बेस है उसमें कुछ होगा? देखिए, इसमें राजनीति की जो देख रहे, ममता जी अभी देखे 2011 से शासन में है जी, और 2011 से हम क्या देख रहे हैं? एक तो पॉलिटिकल वायलेंस चल रहा है, अब पार्टी के अंदर पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है। हरियन जी, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, तृणमूल नेता दूसरी तृणमूल नेताओं पर अटैक कर रहे हैं।
लगातार। जी ये कोई नई बात नहीं है, बहुत जबरदस्त चल रहा है वहां पे, परिस्थिति बिल्कुल। बहुत इसके बिगड़ वीडियो चुकी भी है। बाहर निकल के आए थे, हमने देखा था किस प्रकार से गुटबाजी पार्टी में दिखाई पड़ रही है, जो बात शेखर जी आप कह रहे हैं। जीशान जी, सवाल यह है कि अगर बीजेपी या किसी विपक्षी दल के आरोप को हटा भी दिया जाए, डीडी न्यूज की टीम हो या अन्य मीडिया संस्थानों की टीमें हो, जब वो पीड़ितों से बात कर रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं 5-5, 6-6 घंटे तक पुलिस को लगातार वो कोशिश करके बुलाते रहे लेकिन पुलिस नहीं आई। किस प्रकार से एक तरीके से टारगेटेड तरीके से हम लोगों पे हमला किया गया, ये पीड़ित लगातार कह रहे हैं। ये तो सीधे सीधे एक तरीके से फेल्योर है ना राज्य सरकार, क्योंकि कानून व्यवस्था संभालना उनकी जिम्मेदारी है, तो ये तो स्वीकारना पड़ेगा ना टीएमसी को, ममता दीदी को। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ, ये आप बोल सकते हैं, ये तो सच है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जैसे परफेक्टली वो प्रिवेंट करना चाहिए था, वहां कुछ कमी रही है, तभी तो ऐसा घटना घटा है। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बात पे भी गौर करना है, इन्वेस्टिगेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए का जो इनिशियल प्रोब हुआ था, प्राथमिक जो जांच हुआ है, वहां पे ये बात उठ कर आया है कि बांग्लादेश का 2 ग्रुप, एक है जेएमबी जमायतुल मुजाहिदीन और एक है एबीटी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, इन लोग का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। कुछ बांग्लादेशीज का इन्फिल्ट्रेशन हुआ है जो बॉर्डर से इस तरफ आए। आपने प्रतिवेदन के टाइम में जो वीडियो सुना है, आपने भी सुना होगा, जो पीड़ित है वो बोल रहे थे कि हम किसी को पहचानते नहीं है जिन लोगों ने आके अटैक किया था, वो यहाँ के नहीं है, बाहर से आए, किसी को आइडेंटिफाई, मतलब लोकल लोगों ने ये नहीं किया है। यहाँ पे बांग्लादेशी का इन्वॉल्वमेंट देखा गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तृणमूल नहीं कह रहा है, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट नहीं कह रहा है, ये एमएचए का दिल्ली का रिपोर्ट कह रहा है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन जो मैं रेस करना चाहता हूँ, बॉर्डर किसके अंडर में आता है? बॉर्डर तो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता है, वो बीएसएफ के अंडर आता है। और सर, बॉर्डर से मुर्शिदाबाद की दूरी कितनी, जहां हिंसा हुई है, उस दूरी के बीच में तो राज्य सरकार का इलाका है ना, वहां पे कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में है ना। अगर आप मान भी लेते हैं वो फेल्योर उनका है पूरी तरीके से, तो आपकी अपने हिस्से की जिम्मेदारी कहां चली गई सर? मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे आप राज्य प्रशासन को कटघरे पे खड़ा कर रहे हैं, उस तरह से आपको बीएसएफ को भी कटघरे में खड़ा करना होगा, क्योंकि मैं कैसे अलाउ कर सकता हूं बांग्लादेशी को यहां एंटर करने के लिए? और मैं अगर अपना बॉर्डर सिक्योर नहीं कर पा रहा हूं, मैं अपना बॉर्डर पेरीमीटर अगर सिक्योर नहीं कर पा रहा हूं, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह को सबसे पहले बिल्कुल। जीशान जी, आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि मैं आगे उन पे जाऊं सौरभ जी पे, उसके लिए तर्क, उसका जो आंसर है वो ये है कि अभी संसद के सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को स्पष्टता पे कहा था कि जिस जगह फेंसिंग नहीं है, या तो वो नदी नाले और तालाब का इलाका है, या फिर वहां पे नहीं है जहां राज्य सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करा रही है, तो उसके लिए भी राज्य की सरकार को ही जिम्मेदार संसद के अंदर गृह मंत्री ने ठहराया था। वहां पे तृणमूल कांग्रेस के तमाम सांसद मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। खैर, मैं आगे बढ़ता हूं। सौरभ सिकदा जी, सवाल यह है कि अगर रिपोर्ट में आता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का यह काम हो सकता है, तो जिम्मेदारी तो बीएसएफ पे भी जाती है, केंद्र सरकार पे भी जाती है, जिस बात का जिक्र लगातार ममता दीदी या टीएमसी कर रही है। सौरभ जी, जो बात का जिक्र अभी आप कर रहे थे, ये धुलियान और इसके आसपास, क्योंकि मैं भी उधर से ही आता हूँ, आसपास से, मालदा से आता हूँ, तो उधर सबसे ज्यादा अनसिक्योर्ड बॉर्डर जो है, लैंड बॉर्डर जो है, ये उसी एरिया में है। और जो जमीन नहीं देने के कारण ये फेंसिंग नहीं बन पा रहा है। हमारे ये पिछले सरकार में भी हमारे मंत्री निश्चित प्रामाणिक जी ने कई बार इसको संसद में उठाया था, जो गृह राज्य मंत्री थे। तो आज यहाँ पे बंगाल पुलिस और जो बंगाल का प्रशासन है, इसके जो असहयोगिता है, इसके लिए आज ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अगर मालदा मुर्शिदाबाद के यही जो बॉर्डर के क्लोज एरिया है, आज के डेट में सबसे ज्यादा रोहिंग्या यही पे घुसा है, सबसे ज्यादा बांग्लादेशी यहीं पे घुसा है। आपको हर मार्केट में, हर जो जनबहुल स्थान है, वहां पे आपको बांग्लादेशी दिखने के लिए मिलेगा। पुलिस क्या कर रही है, इसको क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं? अरे वहां तो कुछ चंद रुपया देने से आधार कार्ड भी बन जाता है, पैन कार्ड भी बन जाता है, और वहां से ट्रेन पकड़ के पूरा भारत में फैल जाता है। लेकिन सौरभ जी, सवाल जो घुसपैठ का है, उस घुसपैठ के सवाल में केंद्र सरकार, बीएसएफ भी तो कटघरे में आती है ना, कि आपकी निगरानी में अगर ये हो रहा है तो कैसे होगा फिर? लेकिन देखिए जो केंद्र राज्य का जो सहयोगिता है, वहां पे बार बार लैक हो रहा है। ये बात संसद में कई बार हम लोगों ने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से जो है, ये बीएसएफ को और बाकी एजेंसी को कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। और कोऑर्डिनेशन जो नहीं होता है, इसका जीता जागता उदाहरण तो है, जब सीबीआई किसी को अरेस्ट करने गया था, कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर को, तो खुद सीएम वहां पे धरने में बैठ गए थे। तो इसीलिए
सरकार से कितना सहयोग मिलता है ये सब जानते हैं। जी, और आज जी। जो ये घुसपैठ वहां पे हुआ है, इसका जिम्मेदारी पूरा राज्य सरकार को लेना शेखर जी, पड़ेगा। सवाल ये है कि भले ही कारण कुछ रहा हो, लेकिन मौजूदा वक्त में बंगाल का आम जो नागरिक है वो इसका पीड़ित है और उसके बाद भी वो न्याय के लिए भटक रहा है। विश्वास बहाली अभी भी नहीं हो पा रही उन परिवारों को जो पलायन करके दूसरे जिलों में पहुंच गए मालदा में। वो कैसे घर वापस जाएंगे, उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा है। वो अपने लिए सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं। ये हालात हो गए बंगाल में। बिल्कुल आर्यन जी, बार बार पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि वहाँ पे सेना को तैनात करो या बीएसएफ को तैनात करो। अभी भी बीएसएफ की बात हो रही है। हम जानते हैं कितने घटनाएं हुए हैं जहाँ पे तृणमूल के समर्थक लोगों ने बीएसएफ पर भी आक्रमण किया है, कई बार हुआ है। अब जब बीएसएफ की एरिया ऑफ ऑपरेशन जो बढ़ाया गया था बीच में होम मिनिस्ट्री ये से, तब सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आया था ममता सरकार से कि बीएसएफ को क्यों और आप एरियाज दे रहे हो कंट्रोल करने के लिए। देखिए, बीएसएफ के काम पे बहुत रुकावट पैदा किया है राज्य सरकार ने, वो भी राजनीतिक कारण से, ये हम सब जानते हैं। तो आज हालत ये है कि वहां के जो परिवार, जो पलायन हुए जो परिवार है, वो चाह रहे हैं कि हमें और केंद्र के फोर्सेस दे दो। और ये भी देखिए, पहली बार एक हाई कोर्ट ने निर्देश दिया वहां पे पार्लियामेंट्री फोर्सेस तैनात करो। कोलकाता हाई कोर्ट के ऑर्डर पे वहां पे बीएसएफ पहले पहुंचे, फिर बाद में बाकी फोर्सेस भी पहुंचे। क्या प्रशासन को स्वयं महसूस नहीं हुआ कि चीजें इतनी बिगड़ गई है, हमें तुरंत वहां सेना और या जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजना चाहिए? शेखर जी, सवाल यही है कि अगर शेखर जी सवाल यही है कि अगर जिस समय पुलिस को बुलाया जा रहा है उस पर कोई रुकावट नहीं हुई है। शेखर जी, सवाल यही है कि जब पुलिस को लोग बुला रहे हैं उस समय पुलिस आ नहीं रही है, उसके बाद में जब उनको समझना चाहिए तब वो एक्शन ले नहीं रहे हैं, कोर्ट को समझना पड़ता, उसके बाद कार्रवाई होती दिखाई पड़ रही। तो ये तो अपने आप में आम शहरी की जिंदगी को खतरे में डाल देना और उसके पीछे चुप होकर बैठ जाना, वो स्थिति दिखाई पड़ रही है। शेखर जी, बिल्कुल, देखिए, अगर हाई कोर्ट को कहना पड़ रहा है, जो राज्य सरकार स्थानीय कलेक्टर की जिम्मेदारी है, ये थोड़ी हाई कोर्ट को बताना है कि भाई वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजो और हमें रिपोर्ट दो और वहां पे फोर्सेस तैनात रहेंगे अगले जब आगे ऑर्डर तक। ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण से ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर ही आएगी। और उन्होंने अपने मंत्रियों की कहां रोका, मर्जी बोले जा रहे हैं। तो गृह मंत्रालय भी उनके पास में है और इस प्रकार की परिस्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात बताना चाहता हूं आर्यन जी, इस दंगा में कहीं ना कहीं इंडियन सेक्युलर फ्रंट करके एक नया पार्टी है, जो पार्टी तृणमूल के कुछ लोग के साथ पहले थे, अब तृणमूल के खिलाफ है वो ग्रुप जी। तो ये राजनीतिक कारण से भी ये चीजें हो रही है। बिल्कुल, और ये इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिन्होंने अपनों को खोया है, अपने आशियाने को खोया और आज भी घर वापसी के लिए वो सुरक्षा की गुहार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए आप सभी का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि नेशनल